हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी ऐच्छिक जो है इलेक्टिव उसका मॉडल सेट है 2025 का। तो इसको ध्यान से देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट है उसका मॉडल सेट सॉल्व करा दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हिंदी का क्या है, हिंदी इलेक्टिव 2024-25 मॉडल सेट है। हो गया, चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्लास 12। सबसे पहले है गद्यांश, खंड क में। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसका कारण हो सकता है? तो यहाँ पे हो रहा है, प्रकृति का अधिक दोहन किससे हो रहा है? तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के कारण। अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुँच रहा है? तो ये पहुँच रहा है जल और वायु प्रदूषण से। ऊपर में आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ, ये होगा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। फिर गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन यदि करेंगे हम इसका दोहन खो देंगे सब स्वाभाविक धना, सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगा धरती जन जन। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? तो ये प्रकृति है, तो प्रकृति की अनुपम देन। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे 6 नंबर, गद्यांश में हमें सृष्टि का जतन बताया गया है। सृष्टि का जतन किसको बताया गया है? सृष्टि का जतन किसको बताया गया है? तो सृष्टि का जतन जो है वृक्ष नदी पर्वत सागर, जो ऑप्शन में दिया था, अभी देखिए ऑप्शन में दिया था ना, उसी को बताया गया है। वृक्ष नदी पर्वत सागर देखो यहाँ पे है। चलिए अब आगे, गद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया जाए तो क्या होगा? दोहन मतलब अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो पृथ्वी का स्वाभाविक धन जो है खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धरती को बचाए रखने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है? सोच समझकर कदम उठाने, विज्ञान पर अधिक निर्भर, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग। तो सोच समझकर क्या होगा? सोच समझकर कदम उठाने का प्रयास किया गया है। चलिए पैसेज हो गया, अब आगे चलिए। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो व्यक्तिगत पत्र जो है अनौपचारिक पत्र है। व्यक्तिगत पत्र माने मित्र रिश्तेदार सगे संबंधी को जो पत्र लिखा जाता है। और ये एक होता है कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र में क्या आएगा? कार्यालय पत्र। इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर गलत है, ये दे दिया है, ये होगा अनौपचारिक पत्र है व्यक्तिगत पत्र। रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो ये है शब्दों का सही उच्चारण। मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? लेखन। मुद्रित करना माने लेखन करना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण है? रेडियो, ये इलेक्ट्रॉनिक है। मशीन है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक संचार क्या काम करता है? तो ये शिक्षा भी देता है, मनोरंजन भी देता है, सूचना भी देता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हो गया, चलिए अब आगे। इंटरनेट किस प्रकार का संचार है? इंटरनेट जो है आधुनिक युग का सबसे नवीनतम देन है।
ये किस प्रकार का है? तो ये डिजिटल माध्यम है। इंटरनेट क्या है? डिजिटल माध्यम है। टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? टीवी पर समाचार जो है किस माध्यम का उदाहरण है? टीवी लिखा है, रेडियो श्रव्य होता है, लेकिन टीवी जो होता है श्रव्य और दृश्य दोनों है, तो सी नंबर हो जाएगा 15 का सी। चलिए 16 नंबर, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समाचार पत्र का सबसे लाभ क्या है? सस्ता होता है, हमेशा उपलब्ध होता है, विस्तृत जानकारी देना। तो उपयुक्त सभी है, ये सब जगह उपलब्ध भी है, तो क्या होगा 16 का डी। चलिए 17 नंबर, पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं होता, और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, उसकी उन्नति के लिए अफसोस का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठी की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले में नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, भीष्म पितामह की भांति अवछूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर हर्षोल्लास ग्रहण करें, हार मत मानो। तो ये जो पूरा गद्यांश है इसी को पढ़ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, कूटज के बारे में लेखक ने क्या बताया? तो कूटज के बारे में लेखक क्या बताया? कूटज शान से जीता और अपने कर्तव्य को निभाता है, तो बी नंबर हो जाएगा 17 का बी। 18, लेखक के अनुसार कूटज किस तरह जीता है? तो ये शान से जीता है, तो वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है, तो सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। 19 नंबर चलते हैं, गद्यांश में कूटक का जीवन किस प्रकार के सिद्धांत से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा नीति धर्म और शान के सिद्धांत, नीति धर्म और शान के सिद्धांत। चलिए 20 नंबर, लेखक ने भीष्म पितामह और अवछूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? ये रामायण, ये महाभारत में देखने को मिलता है भीष्म पितामह, तो सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो भी मिले उसे शान से स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए फिर गद्यांश आ गया, पदांश आ गया, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, यह है प्रेम घन की छाया स्मृति। समित स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ होता है? सपना जो सच्चा हो, सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाते, यही होगा। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है? आलोचना मतलब क्या होता है? एक प्रकार से उसके बारे में जो है बोलना, अपनी आशा की। गहन विपिन की तरु छाया में क्या अर्थ है? विपिन मतलब क्या होता है? जंगल होता है, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाई, सुख सुविधा से भरी जगह नहीं होगा। प्रत्युत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह अभी तुरंत बताएं, किससे लिया गया है? देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत हम बोल दिए थे, देवसेना का गीत होगा। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस शहर में बसंत अचानक आ जाता है? ये बनारस वाला है, तो बनारस होगा 26 का डी। प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? संस्मरणात्मक। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते हैं उसका नाम क्या है? जलालगढ़। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंत है? रंगभूमि, कर्मभूमि नहीं, रंगभूमि। बिस्कुहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट। थैंक यू। कैसे लगा बताइए आप, और जो सेट नहीं देखे हैं ध्यान से देख लें। ठीक है, थैंक यू।